हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी मैं हर्ष सोमपुरा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनेंस मैनेजमेंट समझाने के लिए आया हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो कैपिटल बजटिंग का एक चैप्टर है, ये बीकॉम में भी है और बीबीए में भी है। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स में आपको समझाने के लिए आया हूँ। अगर ये वीडियोस आप देख लोगे तो आराम से आप इजीली आपके जो भी एग्जामिनेशन के सम है वो सारे आप क्रैक कर पाओगे। तो आपको ये लॉजिक सब समझ लेना है। ये वीडियोस जो 3-4 वीडियोस मैं आपको दूंगा उसके अंदर सारे टॉपिक्स मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो ये सारे टॉपिक कवर कर लूंगा, फिर कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए सम्स जो है वो भी मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब क्या, सिंपल बोलो ना तो कैपिटल कैपिटल का मतलब क्या, आप लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज दैट सिंपल। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हो 5-10 साल के लिए, तो वो 5-10 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपने किया, क्या वो सही है गलत है, वो सारी चीज भी आपको पहले से ही बजटिंग करना पड़ता है ना, पहले से ही सोचना पड़ता है ना कि अगर आज मैं 5-10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फेवरेबल रहेगा या एडवर्स रहेगा, मुझे फायदा देगा या नुकसान करवाएगा। तो वो सारी चीजें सोच के वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें सोचना और उस चीजों को सोचने के बाद उस पर डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। बजटिंग मतलब क्या, आज ही मैं फ्यूचर के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो दैट इज द रीजन वाई उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, कि आज के दिन ही मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूंगा, उसको इवेल्युएट करूंगा, क्या मेरे लिए वो फायदेमंद है, क्या मेरे हिसाब से वो मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग में कोई भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए मेथड्स दी गई है। तो करंटली इस वीडियो के अंदर मैं दो मेथड आपको सिखाऊंगा, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड पेबैक पीरियड और इन्वेस्टमेंट पेबैक पीरियड। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये जो भी मैं बोलूँ वो बहुत ही प्रिसाइजली आपको याद रख लेना है। मतलब आराम से आपका आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा और लॉजिकली भी करेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, ये दो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ करंटली, नेक्स्ट वीडियो में दूसरी भी मेथड है। करंटली ये दो मेथड है। मेथड विदाउट डिस्काउंटिंग, इसको बोलते हैं विदाउट विदाउट डिस्काउंटिंग, मतलब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज नहीं कर रहे हो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहली मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लॉजिकली अगर आपको बताऊं कि सपोज आपने कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट से मुझे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आने वाला है वो फ्यूचर को आप एक्सपेक्ट करोगे। वो फ्यूचर को कंसिडर करने के बाद एक एवरेज, ऑन एन एवरेज मुझे हर साल कितने परसेंटेज रिटर्न मिला वो प्रोजेक्ट के ऊपर, वो फाइंड आउट करते हो, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है इन फाइनेंशियल, इन एफएम, तो वो आपको बता देता हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला है, लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी एवरेज प्रॉफिट का परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करते हो, सिंपल सिंपल, ये जिस चीज का परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हो, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स इन द सेंस मुझे प्रॉफिट किसके ऊपर फाइंड आउट करना है, जिस चीज के ऊपर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो डिनोमिनेटर में लिख दो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। यही है यहाँ का फॉर्मूला भी, यही है। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज नेट प्रॉफिट, आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करना है। ये आपको फॉर्मूला से बता दूंगा सारी चीज कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट करेंटली तो मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने, एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब क्या, नेट प्रॉफिट मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया हो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा वही कंसिडर करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी हो टोटल करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना है। पहले आपको एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है। एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला। एवरेज करना तो एकदम सिंपल है, टोटल प्रॉफिट करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो ये आपका एवरेज मिल जाएगा। एंड डिवीजन में एवरेज इन्वेस्टमेंट है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपल उन्होंने बोला है कि जितना आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया है वो लिखो, प्लस स्क्रैप वैल्यू जो भी है वो लिखो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये चीज इतनी हार्ड लग रही है, पर एक्चुअली बहुत ईजी है। अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो बहुत ईजी है ये चीज, चलो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 5 साल की इंफॉर्मेशन दी है, 5 साल की इंफॉर्मेशन दी है। अगर मैं यहाँ पे ईयर्स लिख रहा हूँ ना तो ये एंड, ईयर एंड लिख रहा हूँ, ईयर एंड लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर लिखा तो मतलब
फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, लिखा है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट था मेरा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरा था सपोज 3 लाख रुपए का, ठीक है, 3 लाख रुपीज का मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। इसका मतलब क्या, इनिशियली इनिशियली मैंने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, 5 साल के बाद मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी 10,000 रुपए। ठीक है, डन है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर द पर्पज ऑफ ARR। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सिंपल मुझे फॉर्मूला, मेरा तो फॉर्मूला ये है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका एवरेज करो, है पहला वाला न्यूमरेटर में देखो, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज करो। ठीक है, तो एवरेज कर देते ये रहा, ये सारे प्रॉफिट जो है वो सबका टोटल करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, देखो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, 1,90,000 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ये टोटल हो जाएगा 1,90,000 का, टोटल प्रॉफिट आपका 1,90,000 है। ठीक है, ये फॉर्मूला में पुटअप कर दो कि एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आएगा, तो 1,90,000 का आपका प्रॉफिट है टोटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने हैं 5 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5, 1,90,000 डिवाइड बाय 5 कर दो, दैट वुड बी 38,000। 38,000 क्या हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट, न्यूमरेटर का फिगर मुझे मिल गया, न्यूमरेटर का फिगर क्या मिल गया मुझे, न्यूमरेटर का फिगर मिल गया, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, ये रहा एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना था 38,000, भाई 38,000 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर की बारी है, डिनोमिनेटर के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर मुझे निकालना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, टोटल कितना आपने पैसा लगाया था जब आप ये प्रोजेक्ट में जाओगे, तो 3 लाख रुपए लगाया था, ये मैंने बता दिया था, तो 3 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू, ये रहा स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। तो 3,10,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,55,000 वुड बी योर एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये 1,55,000 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवीजन में लिख दो, ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला है 1,55,000 डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, दैट्स इट। ये फॉर्मूला के हिसाब से मैंने पिक आउट कर लिया ARR, एवरेज नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 38,000 डिवाइडेड बाय 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय 100, that would be 24.52, 24.5 24.52% would be your answer। ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, जितना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा उतना आपका जो ये प्रोजेक्ट है उतना अच्छा है, आपको ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यही है। तो बाकी वापस बता देता हूँ क्या करना है आपको, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमेशा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही यूज करना है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज नेट प्रॉफिट है 38,000 डिवाइड बाय 1,55,000 इनटू 100। एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही निकालते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, दैट्स इट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, डन। अब आते हैं पे बैक पीरियड के ऊपर। पे बैक पीरियड, नाम से ही पता चल रहा है भाई, पे बैक पीरियड। पे बैक मतलब क्या, पे बैक का मतलब है, पे बैक का मतलब है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया इनिशियली, सपोज इनिशियली मैंने कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर 10,000 या 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया, कितने साल के अंदर वो वापस मुझे वो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कितने साल के अंदर वापस वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मुझे मिल जाएगा, वो टाइम पीरियड निकालना है, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। पीरियड निकालो कि कितने टाइम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है मैंने वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा पे बैक के लिए आपको कैश फ्लो यूज करना है। क्या यूज करना है, कैश फ्लो यूज करना है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपको मेथड सीखना। ठीक है, तो पे बैक पीरियड निकालना है, तो पे बैक पीरियड के लिए आपको एक कैश फ्लो का कॉलम तैयार करना जरूरी है, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। देखो कैश फ्लो कैसे आता है, ये जीरो लिखा है ना, जीरो का मतलब क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कभी भी जीरो लिखा हो, जीरो जीरो के सामने कोई भी फिगर लिखा है मतलब क्या,
कि आपने कैपिटल बजटिंग किया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट का स्टार्टिंग किया, तो जीरो मतलब क्या, स्टार्टिंग में आपने 50,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, 50,000 का कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है। वन लिखा है मतलब फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर कितना पैसा आपको मिलेगा, सेकंड लिखा है मतलब सेकंड ईयर के एंड के ऊपर कितना पैसा आपको मिलेगा, वो चीज लिखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 0 ईयर का तो कोई कैश फ्लो कंसिडर नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 जितने साल के लिए आपको कैश फ्लो मिला है उसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना है। सीसीएफ का मतलब क्या, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि हर साल के एंड पे टोटल कितना पैसा आपके पास बचने वाला है। तो हम साथ करते हैं क्यूमुलेटिव। सीसीएफ निकालना मतलब क्या, क्यूमुलेटिव, आपने सीएफआई निकाला होगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या होता है, ये 10,000 है तो यहाँ पे 10,000 ही लिख दो। लॉजिकली सोचो, तो फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर 10,000 ही आपके पास होने वाले हैं ना। फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर आपको मिलेंगे कि 10,000 रुपए मेरे पास होने वाले हैं, क्योंकि कैश फ्लो 10,000 मुझे मेरे पास एक्चुअली मुझे मिलने वाले, प्रॉफिट के बाद कैश फ्लो मेरे पास 10,000 होगा। सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर टोटल कितना मिलेगा, 10,000 प्लस 20,000, इसके अंदर ये ऐड कर दो, 10,000 प्लस 20,000 दैट वुड बी 30,000, टोटल 30,000 हो जाएंगे। देख लो 30,000 में अब थर्ड ईयर के एंड पे ऊपर मैं आपको बोलूं तो मेरे पास 30,000 ऑलरेडी था, उसके अंदर मैंने 20,000 ऐड कर दिया, तो 50,000 मेरे पास हो जाएंगे टोटल। टोटल 50,000 मेरे पास आ गए, जितना इन्वेस्ट किया था उसके सामने 50,000 आ गए। फोर्थ ईयर के ऊपर इसके अंदर ये ऐड कर दो 80,000। फिफ्थ ईयर के अंदर 80 प्लस 10 दैट इज 90,000। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, सबसे करेक्टली मैंने क्या किया, सिर्फ सीएफआई निकाला। सीएफआई इन द सेंस मतलब क्या, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो मैंने निकाला है कि इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। अब पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखना होता है पे बैक पीरियड। अब आप सोचो लॉजिकली, आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, 50,000। ये मेथड आपको क्या बोलती है कि वो 50,000 कितने टाइम पीरियड के बाद मुझे मिल जाएगा, 50,000 कितने टाइम पीरियड के बाद मुझे मिल जाएगा। तो सोचते हैं फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर टोटल मुझे 10,000 मिला है, हाँ जी। सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर टोटल मुझे 30,000 मेरे पास आ गया। थर्ड ईयर के एंड के ऊपर 50,000 टोटल मेरे पास आ गया। एग्जैक्टली थर्ड ईयर के एंड के ऊपर मुझे 50,000 वापस मिल गए ना, जो मैंने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि भाई आप नॉर्मली लॉजिकली किसी को भी बता सकते हो कि भाई मैंने 50,000 लगाए थे, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मुझे 50,000 टोटल मेरे पास मिल गए। 3 साल के बाद मुझे टोटल 50,000 मेरे पास थे। दैट्स इट। तो पेबैक पीरियड फर्स्ट, ये वाला जो सिनारियो है उसके लिए आपका पेबैक पीरियड वुड बी 3 इयर्स। सिंपल लिखना है कि 3 साल आपका आंसर है, 3 साल के बाद आपको सीधा 50,000 मिल जाएगा। अब यही सम यहाँ पे करते हैं, सेम ही करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो बदल गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सीसीएफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो कितना मिला टोटल करते हैं वापस, सीसीएफ निकालते हैं 10,000। 10,000 प्लस 20,000 दैट इज 30,000। 30,000 प्लस 10,000 दैट इज 40,000। 40,000 प्लस 20,000 दैट इज 60,000। 60,000 प्लस 10,000 दैट इज 70,000। ठीक है, ये आपका टोटल सीसीएफ आ गया। अब पे बैक पीरियड निकालते हैं। मैं पे बैक पीरियड निकालता हूं, बहुत ही सिंपल है। पे बैक पीरियड के लिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना अभी मैंने बताया। फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर आपको कितना पैसा मिला, 10,000 मिला, हाँ जी भाई 10,000 मिला। सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर आपको कितना पैसा मिला, 30,000 मिला, हाँ जी 30,000 मिला है। थर्ड ईयर के एंड के ऊपर टोटल कितना पैसा मिला, 40,000 मिला है। अभी भी मैंने तो 50,000 इन्वेस्टमेंट किया था, ये देख लो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे। मैंने इन्वेस्टमेंट 50 किए थे तो मुझे 50 वापस मिलेंगे, कब मिलेंगे वो मुझे जानना है। तो 10,000, 30,000 एंड 40,000। फोर्थ ईयर के एंड के ऊपर 60,000 मुझे मिले। मतलब मुझे इतना पता चल गया कि फोर्थ ईयर के एंड के ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट के पैसे 50,000 जो थे वो तो मिल गए, लेकिन एक्स्ट्रा मिल गया मुझे कुछ ज्यादा कैश फ्लो मिल गया। ठीक है, तो आपका पेबैक पीरियड जो होगा ना वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में कहीं होगा। आपका पेबैक जो होगा वो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के बीच में होगा। क्यों, थर्ड ईयर के एंड पे 40,000 थे, फोर्थ ईयर के एंड पे 60,000 आपके पास वापस आया था। ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा इन दैट सिनारियो, आपको कुछ नहीं करना, इंटरपोलेशन करना है। इंटरपोलेशन नहीं भी याद हो तो भी जो लॉजिकली मैं बता रहा हूँ उतना याद रख लो, आराम से हो जाएगा। आपको इतना तो पता है ना कि थर्ड ईयर से ज्यादा होगा आपका पेबैक पीरियड, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड के ऊपर 40,000 है, तो थर्ड ईयर से कुछ ज्यादा पीरियड लिया होगा मुझे पेबैक में आने के लिए। तो 3 लिख दो यहाँ पे,
3+ कि 3 साल तो होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 साल के एंड के ऊपर, 3 साल के एंड के ऊपर आपके पास कितना पैसा आया था, 40,000 था ना, 40,000। हाँ, तो 3 साल के एंड के ऊपर 40,000 आया था, और कितना मुझे चाहिए, और कितना मुझे चाहिए कि मुझे मैं पे बैक पे पहुंच जाऊं, मतलब मुझे मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो किया था वहां तक मैं पहुंच जाऊं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 50,000 मुझे चाहिए, 50,000 टोटल चाहिए। थर्ड ईयर के ऊपर मेरे पास कितने पैसे आ गए, थर्ड ईयर के एंड के ऊपर 40,000 आ गए, मतलब और कितने चाहिए, 10,000 मुझे चाहिए, और 10,000 मुझे चाहिए कि भाई तो मैं मेरे कैश मतलब पे बैक के ऊपर पहुंच जाऊंगा, मुझे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने किया था वो उसके ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय फोर्थ ईयर, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में कितना टोटल गैप है, 40 एंड 60 के बीच में, सिंपल है। तो 20,000 है ना, टोटल गैप 20,000 है, मल्टीप्लाई बाई थर्ड एंड फोर्थ, 4 - 3 करने का, 4 - 3, जिन दोनों के बीच में आपने पे बैक पीरियड निकाला है, सिंपल है, बड़े में से छोटा ही माइनस करना है हमेशा, ठीक है ना। 4 - 3, तो 1 साल ही है। वापस बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे, देखो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो, ठीक है, रट्टा नहीं मारना अपने को। हमें ये पता चल गया कि थर्ड से फोर्थ ईयर के बीच में हमारा पे बैक पीरियड आने वाला है, तो मैंने थर्ड 3+ लिख दिया, क्योंकि 3 से तो ज्यादा ही होगा मेरा पीरियड, तो 3+। अब 3 साल के एंड पे मेरे पास 40,000 तो आगे चुके थे, मुझे कितने चाहिए एक्स्ट्रा, 50,000 मुझे चाहिए है, 40,000 ऑलरेडी मेरे पास है, तो 10,000 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ ठीक है, 10,000 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, डिवाइडेड बाई क्या करना है, 3 एंड 4th ईयर के बीच में कितना कैश फ्लो मेरे पास टोटल आया। तो भाई 3 एंड 4 के बीच में देखो ना, ये 20,000 इंक्रीज हुआ ना, 20,000, 40 से 60 हो गया, टोटल इंक्रीज 20,000 हुआ। हाँ, मल्टीप्लाई बाय जिन 2 साल के बीच में आपने ये पे बैक पीरियड निकाला है उनका डिफरेंस ले लो, 4 - 3, दैट्स इट। कर लेते हैं, 3+10,000 डिवाइड बाई 20,000, यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई ये 1 हो जाएगा, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 1, तो 10,000 डिवाइड बाई 20,000 दैट वुड बी 0.5, तो 3.5 ईयर्स ये आपका आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रैक्टिस के लिए, अगर ऐसा हो तो एक और प्रैक्टिस के लिए आपको सम दे देता हूँ, यहाँ पे ईयर्स लिख देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कैश फ्लो लिख देते हैं, दैट वुड बी, चलो इस बार 1 लाख लेते हैं, 1 लाख माइनस में हो गया, प्लस पहले साल में 50,000 मिला, 30,000, 30,000, 20,000 एंड 20,000। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीसीएफ निकालना है, सीसीएफ, सीसीएफ फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, सेकेंड ईयर में लिख देते हैं, 50,000 प्लस 30,000 दैट इज 80,000, 80,000 प्लस 30,000 दैट इज 1,10,000, 1,10,000 प्लस 20,000 मतलब 1,30,000, 1,30,000 प्लस 20,000 दैट इज 1,50,000, डन है, 1,50,000 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल, हमें 1 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो मुझे 1 लाख कब वापस मिले वो मुझे चाहिए, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं, पहले साल के एंड के ऊपर मुझे 50,000 मिल गए, सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर मुझे टोटल 80,000 मिल गए, 80,000 मिल गए, एंड थर्ड ईयर के एंड के ऊपर मुझे 1,10,000 मिले, मतलब 1 लाख मिल चुके हैं, 1 लाख मुझे मिल गया, मतलब मेरा आंसर यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि मेरा आंसर सेकेंड या तो थर्ड ईयर के बीच में आएगा। क्या, मेरा आंसर सेकेंड या तो थर्ड ईयर के बीच में आएगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड यहाँ पे कैसे आएगा, सेकेंड ईयर के, सेकेंड ईयर तो है ही, सेकेंड ईयर से कुछ ज्यादा होगा तो 2 इयर्स, 2 इयर्स प्लस, 2 इयर्स प्लस करना है। अब क्या करना है, 1 लाख पे पहुंचना है, 1 लाख पे पहुंचना है, तो 1 लाख माइनस करना है 80,000। क्यों, 1 लाख पे पहुंचना है, मैं सेकेंड ईयर के ऊपर मैं कितने पे था, 80,000 पे तो ऑलरेडी था ना, हाँ, तो 80,000 था, मुझे 1 लाख पे पहुंचना है, तो 1 लाख पे मुझे पहुंचना है, करंटली मैं सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर 80,000 पे हूँ, तो मुझे 30,000 यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, सॉरी 20,000 मुझे लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे 20,000 मुझे लिखने पड़ेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड डिवीजन किससे करना है, सेकंड और थर्ड, ये दोनों के बीच में जितना सीसीएफ में जितना डिफरेंस है ना वो ले लो, कितना डिफरेंस है, 1,10,000 माइनस 80,000, लिख दो भाई, 1,10,000 माइनस 80,000, मल्टीप्लाई बाय करना है जिन दोनों के बीच में आपने ये पे बैक पीरियड आया है, बिगर है उसमें से स्मॉलेस्ट माइनस कर दो,
कि भाई 3 साल माइनस 2 साल, दैट्स इट, हो गया, आंसर आ जाएगा। अब कर लेते हैं 2 + 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 20,000 डिवाइड बाई 30,000 करेंगे, दैट इज 0.66, 0.67 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2 + 0.67 हो जाएगा, दैट इज 2.67 ईयर्स। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। दिस इज इट, ये आपका पेबैक पीरियड है और ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एनी डाउट, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इजीली आपको मेथड समझ में आ गई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियोस बनाने का, ठीक है ना। तो मैं वीडियोस बनाऊंगा और अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी जितनी भी मेथड है वो सारी समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।